आज का हमारा टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। मतलब मैटर यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम्स, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और रेडिएशन मतलब जो लाइट रेडिएशन होती है या किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो। तो हम देखेंगे कि जो ये मैटर और रेडिएशन है ये दोनों ही ड्यूल नेचर शो करती हैं। अब ड्यूल नेचर क्या होगा? ड्यूल नेचर का मतलब ये होगा कि जो लाइट है या जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं। पार्टिकल नेचर अगर हमें समझना हो, पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है, देखो पार्टिकल मतलब कुछ मैटर है ना। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एक मैटर जब दूसरे मैटर से टकराता है तो कुछ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कुछ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है ना। तो उससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ सॉलिड है, ये चीज़ मैटर है, ये कोई वेव नहीं है। और वेव नेचर क्या होगा? वेव नेचर होता है कि जैसे वेव्स होती हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे वेव्स जो हैं वो डाइफ्रैक्शन शो करती हैं या इंटरफेरेंस शो करती हैं या पोलराइजेशन शो करती हैं। ये जो इंटरफेरेंस है ये क्या होती है? इंटरफेरेंस होती है जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं, तो अगर वो सेम तरह की हों, मतलब एक ही तरफ जा रही हों और एक ही एम्पलीट्यूड की हों, तो वो आपस में मिल के एक बड़ी वेव फॉर्म करती हैं। उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस एक और तरह की हो सकती है जिसमें दो अपोजिट तरह की वेव्स, ठीक है, जो सेम एम्पलीट्यूड में हो लेकिन अपोजिट में हो, एक का जहाँ पे क्रेस्ट है दूसरी का वहाँ पे ट्रफ है, ठीक है, वो जब आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कम होता है आपस में। अगर एग्जैक्ट इक्वल थी, वो इक्वल एंड अपोजिट थी, तो एक दूसरे को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगी। अगर एक का थोड़ा एम्पलीट्यूड ज़्यादा था एक का कम था, तो कुछ रिजल्टेंट बनेगा, जो बच गया उतनी सी वेव बनेगी छोटी सी। कहने का मतलब ये है कि वो इंटरफेरेंस शो करती हैं वेव। जो पार्टिकल्स हैं या जो मैटर है वो ऐसा नेचर शो नहीं करता है ना। अगर हम दो सॉलिड चीज़ों को आपस में मिला देंगे तो वो मिलके एक तीसरी सॉलिड चीज़ नहीं बन जाएगी ना नॉर्मल कंडीशंस में, या एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो भी नहीं हो जाएगी। वो दो चीज़ों को आपस में मिलाएं अगर वो इक्वल एंड अपोजिट हों सॉलिड में, तो क्या हमारे पास कोई मैटर नहीं बचेगा? ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब मैटर जो है वो इंटरफेरेंस शो नहीं करता, सिर्फ वेव इंटरफेरेंस शो करती है। वैसे अगर हम डाइफ्रैक्शन की बात करें, अगर हम किसी वेव को एक स्लिट में से पास कराएं तो वो क्या करती है? वो डाइफ्रैक्शन शो करती है। वो दूसरी तरफ क्या आती है? हमें तो लगता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो नेचर है ये भी वेव का नेचर है। पोलराइजेशन शो करती है। अगर हम उसे किसी, अगर एक वेव है वो क्या करती है? वो वाइब्रेट करती है। अगर हम अलग अलग वाइब्रेशन में से सिर्फ एक वाइब्रेशन को ही किसी स्लिट में से पास करने दें और बाकी वाइब्रेशंस को रोक दें, तो हमें एक प्लेन पोलराइज लाइट मिल सकती है। तो पोलराइजेशन जो है वो भी वेव का नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है वो भी। तो वेव नेचर कुछ और चीज़ है और पार्टिकल नेचर कुछ और चीज़ है। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लाइट है ये दोनों ही ड्यूल नेचर शो करती हैं। यानी कभी कभी ये पार्टिकल नेचर शो करती हैं और कभी कभी ये वेव नेचर शो करती हैं, ठीक है। अब देखिए 1800 से पहले या मिड 1800s में क्या समझा जाता था कि जो लाइट है या रेडिएशन है ये सिर्फ वेव नेचर शो करती है, ये और कोई नेचर शो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि तब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनसे हमें पता लगा था कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन शो करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव है। हाँ, तो 1864 में लाइट का जो वेव नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जेसी मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वेव मैकेनिकल थ्योरी, यानी
जो लाइट है वो वेव की तरह काम करती है। मैकेनिक्स मतलब काम करना, तो जो वेव है वो वेव या जो रेडिएशन है वो वेव की तरह काम करती है। ठीक है। और ये थ्योरी क्या थी, ये कहती क्या थी, ये किस चीज़ पे बेस्ड थी, ये इन चीज़ों पे बेस्ड थी कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन शो करती है, तो ये ज़रूर वेव ही होगी। तो ये थ्योरी क्या कहती थी, ये थ्योरी कहती थी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वेव, ये इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता, ये एक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जिनकी एनर्जी अगर उस रेडिएशन की या उस वेव की हमें एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे, यानी वो कितनी ऊंची क्रेस्ट और ट्रफ बना रही है। ठीक है, तो वो अगर हम उसको स्क्वायर कर दें तो हमें एक आइडिया मिल सकता है, यानी एम्पलीट्यूड को अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें आइडिया मिल सकता है कि इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है एनर्जी, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। लाइट की या जो वेव्स होती हैं इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कितनी जल्दी जल्दी एक साइकिल कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितनी जल्दी वो एक वेव कंप्लीट हो रही है, यानी एक क्रेस्ट एक ट्रफ कितनी जल्दी बन रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर डिपेंड नहीं करती एनर्जी। ये थ्योरी ये कहती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें जो समझना है इस थ्योरी में, वो क्या कह रही है, ये थ्योरी कह रही है कि जो लाइट है या जो रेडिएशंस हैं ये वेव नेचर की होती हैं। ठीक है, अब ऐसा ही चलता रहा। ये 1800s की बात थी, मिड 1800s। उसके बाद क्या हुआ, 1900s आते आते कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या है, इनमें क्या होता है कि एक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है किसी मेटल पे, और उसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, लाइट जो है वो टकराती है किसी इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन का उस लाइट से टकराने पे क्या होता है, कुछ हम उस पर लॉज लगा सकते हैं, जैसे मटेरियल्स पे हम लॉ लगा सकते हैं ना, हम वेव पे तो लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन इन वेव्स, इस जो इफ़ेक्ट होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पर हम लॉ लगा सकते हैं। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो इफ़ेक्ट होते हैं हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई मास होती है, कोई ना कोई चार्ज होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ कर सकते हैं, या हम एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट हुआ कैसे। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह है ये हम रेडिएशंस पे नहीं लगा सकते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेल आउट कर दिया गया लाइट के टकराने से। तो ऐसा कैसे हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ उससे टकराई होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा अपने शेल में से, है ना। उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जो टकराया होगा उससे कोई चीज़। वैसे ही कॉम्पटन इफेक्ट फोटोन और इलेक्ट्रॉन के टकराने से वो भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें थोड़ा थोड़ा ये आइडिया आने लगा कि जो लाइट है वो तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। ठीक है, फिर 1901 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक उस टाइम स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ब्लैक बॉडीज़ में से जब उनमें से उनको एक्साइट किया जाए उन बॉडीज़ को, तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करती हैं। ठीक है, और वो रेडिएशन जो एमिट करती हैं अगर उनको स्टडी किया जाए तो वो जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से, रेडिएशन जो उसमें से निकलती है, लाइट यानी उसमें से जो निकलती है, लाइट तो नहीं होगी वो रेडिएशन होगी, लेकिन चलिए हम उसे लाइट कहते हैं, जो लाइट निकलती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इनका जो इन्फेरेंस निकला ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करने के बाद, उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन है ये एम्पलीट्यूड पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड पे बोल रहे थे और कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो मैक्स प्लैंक हैं ये कहते हैं कि नहीं, जो एनर्जी है रेडिएशन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो
फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए, या अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उन्होंने, क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वांटम जहाँ पे भी आप सुनोगे तो क्वांटम का मतलब होता है कुछ क्वांटाइज्ड, मतलब कुछ नंबर। ओके, एनी हाउ, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है light radiation is composed of an infinite number of small massless particles of energy called photons. The energy of these photons is directly proportional to the frequency of the radiation. मतलब कि जो, जैसे वो कह रहे थे ना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सिर्फ उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो रेडिएशन है इसके अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिनका नाम है फोटॉन। ठीक है, और वो फोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट मासलेस हैं, और उनकी एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? वो जिस रेडिएशन में है उस रेडिएशन में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी जल्दी उसके साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसी को कहा जाता है, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अब क्या हो गया, दो थ्योरीज आ गई। एक कहती है जो रेडिएशन है ये सिर्फ वेव है, और एक थ्योरी कहती है कि जो रेडिएशन है ये सिर्फ वेव नहीं है, ये वेव है ही नहीं, ये पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो दो थ्योरीज आ गई। अब इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी, उसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो इन्होंने एक प्लैंक्स कांस्टेंट दिया। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम जो है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले हमें लगता था कि इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन शो कर रही है रेडिएशन, तो वो ज़रूर वेव नेचर की होगी। लेकिन फिर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पता चला, तो एक नई थ्योरी आ गई जिसने कहा कि नहीं, वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल नेचर शो करती है। तो क्या हुआ, दो अलग अलग थ्योरीज आ गई, और दोनों ही थ्योरी अपनी अपनी जगह पे सही थी। ठीक है, तो एक जो थ्योरी थी वो पार्टिकल नेचर, यानी जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी वो पार्टिकल नेचर तो एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन वो उसका वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और उससे पहले जो थ्योरी आई थी, जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, वो क्या कहती थी, वो कहती थी, वो ये तो प्रूव कर पा रही थी कि जो रेडिएशन है ये वेव नेचर की है, लेकिन वो ये नहीं प्रूव कर पा रही थी कि इसका पार्टिकल नेचर कैसे शो करती है। तो दोनों ही थ्योरीज आपस में फेल हो रही थी दूसरी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। फिर फाइनली 1905 में आइंस्टाइन, एक साइंटिस्ट थे, बहुत एलीट साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी कि ये दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह पे सही हैं। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, ये दोनों ही नेचर शो करती है। यानी डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में उसको स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ जगह पे वो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी दिखाएगी, और कुछ जगह पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी दिखाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह से बिहेव कर सकती है। अब आप कहेंगे ये दोनों तरह से कैसे बिहेव करती है? हमें ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे जो रेडिएशन होती है, जब ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं तो ये वेव की तरह ट्रैवल करती हैं। ठीक है, लेकिन जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल कर रही थी ये उसके शेल में से, तब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते टाइम ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, यानी फोटॉन इसके अंदर जो है वो काम करते हैं। तो दोनों ही नेचर ये शो करती है जो आइंस्टाइन ने बताया। और आइंस्टाइन ने जो ये अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड थी, जो हर्ट्स एक साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर की थी, और इनकी अपनी एक थ्योरी है, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं। तो उनको मिला के इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई थ्योरी निकाली जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ से आई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इन दोनों को कंबाइन करके ये थ्योरी निकाली कि जो मैटर है या फिर जो रेडिएशन है, दोनों ही ड्यूल नेचर शो करते हैं। अब हम अभी तक रेडिएशन के लिए बोल रहे थे कि रेडिएशन
जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम ही है। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें उन्होंने पार्टिकल नेचर शो किया, और इलेक्ट्रॉन के साथ ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनमें उन्होंने वेव नेचर शो किया। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन ने पार्टिकल नेचर भी शो किया और वेव नेचर भी शो किया। अगर एग्जांपल देखनी हो तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारी जो टीवी होती है, ठीक है, पहले पहले जो CRT टीवी आते थे बड़े वाले, उनमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती थी। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वो स्क्रीन के ऊपर टकरा के कलर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब वो पार्टिकल है तभी टकरा रहा है ना, तो वहाँ पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगर आपने नाम सुना हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की तरह शो होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो वेव नेचर शो कर रहा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी काम कर पाता है ना। और ऑब्वियसली वो पार्टिकल नेचर भी शो करता होगा, इसीलिए टीवी भी काम करता है ना। प्रिंसिपल सही है दोनों के, इसीलिए दोनों चीज़ें काम करती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन दोनों ही ड्यूल नेचर शो करते हैं। ठीक है, और जो प्रूव किया पहले वेव नेचर जो है, जो थ्योरी दी वो मैक्सवेल ने दी। ठीक है, और उसके बाद जो पार्टिकल नेचर की थ्योरी थी वो मैक्स प्लैंक ने दी। और इन दोनों को ही कंबाइन करके आइंस्टाइन ने ये बताया कि जो रेडिएशन है या जो पार्टिकल्स हैं या जो रेडिएशन है और जो मैटर है, ये दोनों ही ड्यूल नेचर शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी आर स्टडिंग इन। ठीक है, किस सिचुएशन में हम इनको स्टडी कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर हम इनको ट्रैवल करते हुए देखेंगे तो ये वेव की तरह हमें दिखेंगी। ठीक है, और अगर हम इन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए देखेंगे तो ये हमें पार्टिकल की तरह दिखेंगी। तो ये ड्यूल नेचर शो करती है।